सो हेलो बडीज, वेलकम बैक। आज हम जो है अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी बना रखा है इसका, तो आप अगर डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर आ रहे हो तो पहले पार्ट 1 चेक कर लो, उसके बाद पार्ट 2 पे शिफ्ट होना, क्योंकि वहां पे थोड़ा मैंने बेसिक से कराया है, यहाँ पे थोड़े हम एडवांस चलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमने ओ एन स्क्वायर वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर समझ ली थी, किस तरीके से इसकी एन स्क्वायर वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थी। ठीक है, आज जो हमको समझना स्टार्ट करना है वो इस वाले क्वेश्चन से करना है। ठीक है, अब अगर हम इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक फॉर लूप है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन एन, आई प्लस प्लस। अब ये चीज देख के हमको ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये वाला लूप जो है वो हमारा एन टाइम्स चलने वाला है। ये चीज मैंने कैसे डिटेक्ट कर ली, अगर आपको नहीं पता तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से हमने डिटेक्ट कर लिया इसके लूप को देखते ही कि ये एन टाइम चलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज तो हमारी एन टाइम चलेगी। उसके बाद अंदर वाला लूप अगर हम देखते हैं तो अंदर वाला लूप, मैं अगर लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो बाहर वाला लूप तो एन टाइम चल ही रहा था, लेकिन अंदर वाला लूप जो है वो हमारा, अंदर वाला लूप मतलब जो बाहर वाला लूप है वो भी एन टाइम्स चल रहा था और अंदर वाला लूप वो भी एन टाइम्स चल रहा था। तो इसमें हो क्या रहा था, एन इंटू एन, एन स्क्वायर हमारा जो है ये पूरा लूप हमारा जो है वो चल रहा था। यहाँ पे अंदर बाहर वाला लूप तो एन टाइम्स हमारा आई स्मॉलर देन एन तक जा रहा है, लेकिन जो अंदर वाला लूप है यहाँ पे हो क्या रहा है कि जे जो है वो स्मॉलर देन आई तक चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब हमारा आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 है तो इस केस में क्या होगा, जे की वैल्यू 0, 0 स्मॉलर देन 0 होता है, नहीं 0 स्मॉलर देन 0 नहीं होता, तो हमारा जो है लूप नहीं चल रहा है इस केस में। ठीक है, जब आई की वैल्यू मेरी यहाँ पे, अब देखो ये वाला 0 हमारा प्लस प्लस हुआ, अब 1 हो गया। ठीक है, तो 1 जो है वो मेरा ग्रेटर देन 0 होता नहीं, तो ये फिर चलेगा ही नहीं मेरा जे की किसी भी वैल्यू के लिए। उसके बाद जब आई की वैल्यू मेरी ऊपर आती है, इंक्रीमेंट होती है, आई की वैल्यू जब 1 होती है, ठीक है, तो उसके बाद ये हमारा जो लूप है ये कितनी बार चलता है, 0 स्मॉलर देन 1, कंडीशन ट्रू, मेरा नेम एक बार ही प्रिंट हो गया। उसके बाद जे प्लस प्लस हुआ, जो जे की वैल्यू है वो 0 से क्या हो गई, 1 हो गई। जब 1 हो गई तो दोबारा से मेरी कंडीशन चेक होगी, 1 स्मॉलर देन 1, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इस केस में जब आई की वैल्यू मेरी 1 थी तो सी आउट कितनी बार चला, सिर्फ एक बार ही, क्योंकि इसके बाद तो ये कंडीशन फॉल्स ही होगी। अब कितनी बार भी जे प्लस प्लस होता रहे, मेरा सी आउट तो प्रिंट ही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जब जे की वैल्यू 2 हुई तो उस केस में सी आउट मेरा 2 बार ही चलेगा। जब जे की वैल्यू मेरी यहाँ पे आई की वैल्यू, सॉरी, आई की वैल्यू जब 2 होगी तो सी आउट सिमिलरली 2 बार ही चलेगा, मतलब क्योंकि उसमें जे की वैल्यू 0 के लिए चलेगा, जे की वैल्यू 1 के लिए चलेगा। जब जे को प्लस प्लस एक बार और हो जाएगा और वो 2 हो जाएगा, तो उस केस में 2 स्मॉलर देन 2 हमारा नहीं होता, तो उस केस में ये लूप नहीं चलेगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी हमारी, 3 स्मॉलर देन, मान लो यहाँ पे एन की वैल्यू 5 लेता हूँ, ठीक है, 5 या 6, तो हमारा 3 स्मॉलर देन 5 होता है। ठीक है, उसके अंदर आ गया। अब जे की वैल्यू वापस से 0 ही हमारी, तो 0 के लिए कंडीशन सही रहेगी, क्योंकि 0 स्मॉलर देन 3 होता है, 1 स्मॉलर देन 3 होता है, 2 स्मॉलर देन 3 होता है, 3 स्मॉलर देन 3 नहीं होता। तो कितनी बारी लूप चल चुका है हमारा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। तो अगर आई की वैल्यू 3 है तो लूप हमारा 3 बारी चल रहा है। सिमिलरली अगर हम देखें तो जो भी हमारी आई की वैल्यू हो रही है, हमारा लूप जो है वो उतनी बारी ही चल रहा है। अगर आप देखो तो 0 के लिए 0 बारी चला, लूप नहीं, मतलब बेसिकली जो हमारे इंटरनल स्टेटमेंट्स जो हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर जो हमारी आई की वैल्यू 1 है तो सी आउट मेरा एक बारी चला, आई की वैल्यू 2 है तो सी आउट मेरा 2 बारी चला, आई की वैल्यू 3 है तो सी आउट मेरा 3 बारी चला। तो अगर मैं टोटल कैलकुलेट करना चाहता हूं कि अगर आई की वैल्यू n होती है तो मेरा सी आउट कितनी बारी एग्जीक्यूट हो चुका होगा जब मेरा n टाइम आई का लूप चल चुका होगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को टोटल बताना है कि टोटल कितनी बारी स्टेटमेंट्स मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर मैं सिर्फ n की बात करता हूँ कि n टाइम्स पे मेरा जो सी आउट है वो n टाइम्स होगा, क्योंकि 5 पे 5 हो रहा है, 4 पे 4 हो रहा है, तो n पे n होगा। लेकिन उस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है। क्यों? क्योंकि उस केस में वो जो ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो अगर आई की वैल्यू n हो जाती है तब की बात हो रही है। लेकिन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमको बतानी है वो ओवरऑल की बतानी है कि टोटल 0 से लेके n तक जो हमारा ये लूप चल रहा है तब तक कितनी बारी हमारा जो स्टेटमेंट है सी आउट जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इसका अगर मैं यहाँ पे बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, मतलब कि बेसिकली 0 से लेके n तक हमको जितना भी हमारे बारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है सी आउट वाली, उन सबको ऐड करना है।
तो इसको ऐड करने का हमारे पास मैथमेटिकल क्या फॉर्मूला होता है, या तो हम क्या कर सकते हैं एक एक करके सबको ऐड कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है n, अगर आपको नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है तो n इंटू एन प्लस 1/2। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं n इंटू एन प्लस 1/2 तो मेरा आएगा n स्क्वायर प्लस n/2। और ये जो इस प्रोग्राम की जो एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी होने वाली है वो होने वाली है O ऑफ n स्क्वायर प्लस n/2। लेकिन मैंने बोला है कि जब भी हमारे पास एक से दो टर्म यहाँ पे आ जाती हैं तो जो भी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी वही हमारा यहाँ पे इस टोटल प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। तो अल्टीमेटली इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी ON स्क्वायर होगी पिछली बारी की तरह। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ON स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थी और यहाँ पे जिस तरीके से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ON स्क्वायर, वो दोनों ही अलग है। तो ये आपको डिफरेंस जो है वो समझना पड़ेगा कि अलग अलग क्वेश्चन में किस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे है क्या कि p एक वेरिएबल है, p को मैंने 0 से इनिशियलाइज करा है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, p को मैंने स्मॉलर देन n तक चलाया है। n की वैल्यू मान लो मैं 6 लेट करता हूँ, यहाँ पे i प्लस प्लस कर रहा हूँ और p इज इक्वल टू p प्लस i कर रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, मेरे को ये चेक करना है कि ये वाली जो अंदर वाली स्टेटमेंट है मेरे लूप के, ये कितनी बारी एग्जीक्यूट हो रही है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं इंट i इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, p की वैल्यू इस केस में क्या है 0 है और n की वैल्यू मैंने 6 लेट करी है। तो अगर मैं देखूं तो 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 6 होता है, हाँ होता है, मेरी कंडीशन ट्रू है। p के अंदर p प्लस आई हो गया, p के अंदर क्या हो गया मेरा 0 वैल्यू थी, 0 प्लस i की वैल्यू क्या थी, मैंने इनिशियल 1 ली थी, तो 0 प्लस 1 1। अब p की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब यहाँ पे i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू 1 से क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, i की वैल्यू 1 से 2 हो गई। लेकिन जब i की वैल्यू 1 थी तो उस केस में p की वैल्यू क्या थी मेरी 0 प्लस 1 1 चेंज हो चुकी थी। इनिशियल वैल्यू 0 थी, लेकिन जब i की वैल्यू 1 थी तो उस केस में p की वैल्यू 0 प्लस 1 हो चुकी थी। उसके बाद मेरा लूप गया यहाँ पे, मेरा लूप जब यहाँ पे गया तो 1 से 2 हो गया, i की वैल्यू 2 हो गई। जब 2 हो गई मेरी कंडीशन चेक हुई, 2 स्मॉलर देन 6 ट्रू है, कंडीशन अंदर आ गई। p की वैल्यू 2 प्लस यहाँ पे i की वैल्यू क्या है मेरी अभी पहले p की वैल्यू क्या थी मेरी 1 के अंदर अभी करंट वैल्यू i की क्या पड़ी है 2, तो 1 प्लस 2 क्या हो गया 3। तो p की वैल्यू क्या होगी मेरी 0 प्लस 1 प्लस 2, बेसिकली 0 प्लस 1 मेरा पुराना वाला और अभी ये जो 2 है वो न्यू वैल्यू ऐड हुई है i की, तो p की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, i को इंक्रीमेंट करा वापस से, i की वैल्यू होगी 3। अब यहाँ पे चेक करेंगे p की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, तो 3 स्मॉलर देन 6 होता है, हाँ होता है। p के अंदर ऑलरेडी 3 पड़ा है, 3 के अंदर 3 ऐड होगा तो p की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो अब ये देखो p की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई मेरी यहाँ पे i इज इक्वल टू 3 के लिए। ऐसे ही जब हमारा यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे 6 तक जब पहुंचेंगे, जब ये हमारा 6 तक हम पहुंच जाएंगे तो उस केस में होगा क्या, बेसिकली ये लूप जो है हमारा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है हम p की वैल्यू को लगातार इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे इस लूप को रुकना पड़ेगा और हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, बेसिकली हमने कंडीशन क्या लगा दी है कि जब तक p की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू n है तब तक ये लूप चलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करूं कि इस वाले प्रोग्राम की मेरे रुकने की या टर्मिनेशन की कंडीशन क्या हो सकती है, अगर मैं देखूं चलने की कंडीशन अगर स्मॉलर देन इक्वल टू है तो रुकने की कंडीशन क्या हो सकती है, जब p की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन n हो जाए। क्योंकि अगर स्मॉलर देन n है तब भी लूप चलेगा, अगर इक्वल टू n है तब भी लूप चलेगा। रुक कहाँ पे सकता है ये वाला लूप, जब p की वैल्यू n से ग्रेटर हो जाए। तो वही मैंने एज्यूम कर लिया है कि अगर मैं एज्यूम करता हूँ p की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन n है, जब मेरा लूप रुक जा रहा है, तो उस केस में बेसिकली हमने एज्यूम करा कि n जो है वो मेरा k टाइम्स तक चला है। ठीक है, मतलब कि जो मैंने यहाँ पे मानो कि p इज ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाता है तो ये वाला लूप रुक जाएगा। तो उस केस में जो n की वैल्यू होगी वो मैंने लेट करा है कि वो k होगी, सम मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू n की होगी, जिस पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू पे जाके मेरा p जो है वो रुक गया है। अभी वो कांस्टेंट वैल्यू मेरे को नहीं पता, ठीक है, वो चीज हमको निकालनी है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे करा था, हमको प्रीवियस वाले नंबर्स को ऐड करना पड़ रहा था एक एक आगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। कैसे, मैंने यहाँ पे क्या बोला है, अगर आपको यहाँ पे देखूं, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जो लूप चल रहा था वो मेरा 0 से लेके n तक चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन थी वो n तक की लगी हुई थी।
तो मैंने लेट कर लिया था कि 0 से n तक अगर ये लूप जा रहा है तो मेरे को जितनी बार भी ये सी आउट एग्जीक्यूट हो रहा है वो उनको 0 से लेके n तक ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 0 + 1 + 2 + 3 कर लिया था। लेकिन यहाँ पे जोन सा एंडिंग पार्ट मैंने एज्यूम करा है वो क्या करा है कि जब p की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन n हो जाए तब, और जिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n पे मेरा यहाँ पे जो लूप जाके रुक रहा है उसको मैंने k लेट कर दिया है। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि 1 से लेके k तक मेरा ये वाला जो लूप है वो चल रहा है। तो अगर मेरे को पता करना है कि टोटल कितनी बारी मेरा लूप चल चुका है तो यहाँ पे मेरे को 1 से लेके k तक को कंप्यूट करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + अप टू k। तो उसका शॉर्ट फॉर्मूला जिस तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ा था वही वाला शॉर्ट फॉर्मूला जो है हमको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, जो कि होता है हमारा k × k + 1/2, जो कि अल्टीमेटली k² होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके हमारा लूप रुका है वो k² है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे डिटेक्ट करनी पड़ेगी कि k² एवरेज टाइम लगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं p की वैल्यू को यहाँ पे k² जो है मैंने p की वैल्यू को यहाँ पे कंप्यूट करा है बेसिकली, क्योंकि मेरे को पता करना है कि कितनी बारी मेरा स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। और वो चीज मैं कैसे डिटेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे p की वैल्यू को चेंज कर करके, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे जो स्टेटमेंट थी वो मेरी सी आउट थी, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो मेरी p की वैल्यू है। ठीक है, तो p की वैल्यू मेरी n = k पे क्या होगी, k × k + 1/2 होगी, जो कि k² होगी। ठीक है, और मैंने एज्यूम क्या करा है कि कहां पे जाके ये वाला लूप मेरा रुक जाएगा, जब p की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन n होगी। और p की वैल्यू हमने n पे क्या निकाल लिया, k²। तो हम कह सकते हैं कि k² इज ग्रेटर देन n पे जाके ये वाला लूप रुक जाएगा। और अगर मैं स्क्वायर को इधर ले आऊंगा √n, तो k की वैल्यू मेरी √n होगी। तो हाँ, मैं बोल सकता हूं इस वाले प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो O(n) होने वाली है। ठीक है, अगर आपको ये चीज ध्यान से नहीं समझ आई तो आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो। बेसिकली इसके अंदर किया क्या है कि हमको ये पता है कि हमारा जो लूप है, इस लूप को चलने की कंडीशन जो है वो 0, मतलब अगर p की वैल्यू मेरी n से स्मॉलर रहती है या n से इक्वल रहती है तब तक ये लूप चलेगा। तो अल्टीमेटली मेरे को ये चीज अज्यूम करनी पड़ी कि कहाँ पे जाके ये लूप रुकेगा। तो जाहिर सी बात है, जब p की वैल्यू ग्रेटर देन n हो जाएगी तब ये वाला लूप जाके रुक जाएगा। और जब ये रुक जाएगा तो मेरे को वो चीज पता भी करनी पड़ेगी कि उस टाइम पे p की वैल्यू मेरी क्या हो चुकी थी। और बेसिकली वो चीज मैं कैसे पता करूंगा, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है k × k + 1/2 करके, उसको मैं लगाऊंगा तो अल्टीमेटली मेरा k² की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। और k² को जब मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा जो मैंने एज्यूम करा है, तो मेरे को इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी √n यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे जब हम शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक लूप चला रखा है int i = 1, i smaller than n, i = i × 2। अब यहाँ पे ये चीज आपको नोट करनी पड़ेगी, अभी तक जो हम टाइम देखते आ रहे थे वो हमारे सारे लीनियर टाइम थे। ठीक है, स्क्वायर रूट की बात करें या फिर अब अगर हम n² की बात करें, लीनियर नहीं, मतलब कि बेसिकली हम यहाँ पे जो भी था हमारा फुल पावर के अंदर था। लेकिन यहाँ पे हम लॉगरिदमिक टाइम को डिस्कस करने वाले हैं। कैसे? इसके अंदर हो क्या रहा है कि i जो है वो हमारा 1 से या 2 से या 3 से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, i जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। i की वैल्यू 1 है, 1 मान लो मैं यहाँ पे 16 लेट करता हूँ, तो i = 1, 1 smaller than 16, ट्रू कंडीशन, मेरा नेम प्रिंट हो गया, सी आउट एक बार ही चला, i = 1 के लिए। अब i की वैल्यू मेरी क्या होगी, 1 × 2 2, तो i की वैल्यू 2 हो गई। 2 smaller than 16, 2 के लिए 2 बारी प्रिंट हो गया सर, मतलब सेकंड टाइम मेरा सी आउट प्रिंट हो गया। उसके बाद मेरी i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 2 4 हो जाएगी मेरी i की वैल्यू। 4 smaller than 16, कंडीशन ट्रू, मेरा नेम प्रिंट हो गया। जब i की वैल्यू 4 थी तब तक मेरा सी आउट 3 बारी एग्जीक्यूट हो गया। अब i की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी, 2 × 2 हो चुका था, अब i की वैल्यू 4 हो गई थी, तो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 2 8 हो जाएगी i की वैल्यू। तो अब 8 smaller than 16 हो गया मेरा, वापस से एक बार नेम प्रिंट होगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो 4 बारी एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 × 8 64 हो जाएगी। और 64 smaller than 16, कंडीशन फॉल्स, मेरा नेम प्रिंट नहीं होगा और यहाँ पे मेरा लूप जो है रुक जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो लूप है वो नॉर्मली नहीं चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे एक मल्टीपल के अंदर हमारा लूप चल रहा है, इंटू 2 के फॉर्म में लूप चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लेट करूं कि 1 हो गया, 2 हो गया, बेसिकली अगर मैं देखूं तो 2 की पावर 0 i की वैल्यू, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो अगर मैं लेट करता हूं और इस लूप को k टाइम्स तक चलाता हूं, अगर मैं इस लूप को k टाइम्स तक चलाता हूं तो जो हमारा अल्टीमेट आखिरी में जो टर्म होगा वो 2 की पावर k होगा i की वैल्यू। ठीक है,
उस केस में हमको पता करना है कि जब हमारी आई की वैल्यू 2 की पावर k है तब तक सी आउट जो है वो कितनी बारी एग्जीक्यूट हो चुका है। यही चीज तो हम डिटेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अल्टीमेट मतलब ही यही है कि जो हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं उस लूप में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अंदर स्टेटमेंट है उस लूप की वो कितनी बारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, वही तो अल्टीमेट एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो अगर जिस तरीके से हमने यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन को लेट करा था, हम यहाँ पे भी टर्मिनेशन कंडीशन को लेट करेंगे। यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन हमारी क्या होने वाली है, आई, इसके चलने की कंडीशन क्या है, जब आई स्मॉलर देन एन है। तो टर्मिनेशन की कंडीशन क्या है, आई इज ग्रेटर देन 16 जब हो जाए, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, मतलब कि अगर इक्वल टू एन हो गया तब भी ये वाला लूप जो है मेरा रुक जाएगा, और ग्रेटर हो गया तब भी लूप रुक जाएगा। यहाँ पे हमने जब करा था तो हमारा 64 आया था और 64 ग्रेटर देन 16 वाली कंडीशन ट्रू हो गई थी, इसलिए हमारा लूप रुक गया था। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों पे ये वाली कंडीशन लाई हो सकती है। तो अगर हम देखें तो बेसिकली इसके टर्मिनेशन की कंडीशन हमने क्या करी है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो आई की वैल्यू हमने क्या लेट करा है कि कौन सी पर्टिकुलर आई की वैल्यू पे जाके हम इसको रुकवाना चाहते हैं, 2 की पावर k जब आई की वैल्यू होगी उस केस पे हम चाहते हैं कि ये वाला लूप जो है वो रुक जाए, या फिर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि k तक अगर हम इस लूप को चलाते हैं तो उस टाइम पर k की जो वैल्यू, आई की जो वैल्यू होने वाली है 2 की पावर k होने वाली है, और वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू n होगी, क्योंकि हमने अपना लूप ही कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं यहाँ पे 2k इज इक्वल टू एन, मतलब कि बेसिकली हमने क्या करा कि हमको दो कंडीशन दे रखी थी, ग्रेटर देन इक्वल टू एन की दे रखी थी, तो हमने ग्रेटर देन वाली कंडीशन हटा दी, इक्वल टू वाली कंडीशन को लेट कर लिया, तो 2 की पावर k इज इक्वल टू एन लेट कर लिया मैंने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमको k की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अल्टीमेटली k टाइम्स ही ये वाला हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट हुआ होगा। ठीक है, 2 की पावर, क्योंकि हमने बोला है कि हम जो इस लूप को है वो k टाइम तक चला रहे हैं, k टाइम तक चला रहे हैं, तो उस केस में i की वैल्यू उस kth टाइम तक क्या होगी, वो 2 की पावर k से डिनोट करें। लेकिन अल्टीमेटली कितनी बारी हमारा लूप चला है वो k से ही हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए वो k की वैल्यू को फाइंड करना होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, k की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, हमारे पास ये वाली कंडीशन है, अगर k की वैल्यू को फाइंड करना है तो मैं दोनों साइड अगर लॉग ले लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, log ऑफ 2 की पावर k इज इक्वल टू log ऑफ n। ठीक है, अब अगर log ऑफ a टू द पावर b होती है तो b वाला जो टर्म है वो आगे आ जाता है। ठीक है, इसलिए k जो है वो आगे आ गया, k log 2 हो गया ये हमारा, इज इक्वल टू log n हो गया। अब यहाँ पे log का जो बेस रखा है वो मैंने 2 रखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे i इज इक्वल टू आई इंटू 2 कर रहे थे हम, जो भी हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय जिस भी हम करेंगे वो ही हमारा लॉग का बेस होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे i इज इक्वल टू आई इंटू 3 करता तो यहाँ पे लॉग का बेस मैं log बेस 3 रखता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं दो का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लूप के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे log का जो मैं बेस रखने वाला हूँ वो 2 रखूंगा। ठीक है, तो log बेस 2 मतलब log 2 बेस 2 की वैल्यू जो होती है हमारी 1 होती है, तो k इज इक्वल टू हमारा अल्टीमेटली log n आंसर यहाँ पे आ जाएगा, और k ही जो है हमारी इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। क्योंकि बेसिकली हमको हमारा ये लूप जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, अगर लूप की बात करें तो कितनी बारी उसके अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, और कितनी बारी हमने एग्जीक्यूट कराई है इस लूप की स्टेटमेंट को, k बारी, k टाइम्स एग्जीक्यूट कराई थी, तो जो k की वैल्यू होगी वही तो इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो हमने यहाँ पे k इज इक्वल टू log n जब निकाल लिया है तो हेंस हम कह सकते हैं इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ log n है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी के जो भी पोर्शन बचा है मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस का वो मैं अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।